नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारत को 6 नए परमाणु रिएक्टर देने को तैयार रूस, प्रधानमंत्री मोदी के सामने दोहराया ऑफर। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कठुआ की कायराना हरकत पर आग बबूला हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बताया सेना का अगला कदम। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी को रूस से मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही खास बात। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पूरी तरह विपक्ष मुक्त हो गया देश का एक राज्य, सभी विधायक एनडीए गठबंधन में हुए शामिल। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत, प्रधानमंत्री नेहमर ने लगाया गले और ली सेल्फी, बोले और मजबूत होगी दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा, आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जल्द बनने वाला है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो जिला को कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुकते पहली बड़ी खबर की तरफ। भारत को 6 नए परमाणु रिएक्टर देने को तैयार रूस, प्रधानमंत्री मोदी के सामने दोहराया ऑफर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटोम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भारत को 6 और परमाणु रिएक्टर का ऑफर दिया है। रोसाटोम पहले भी भारत में कई परमाणु रिएक्टरों को स्थापित कर चुकी है। तमिलनाडु के कूटनकुलम में 1000 मेगावाट क्षमता के कुल 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण रूस की मदद से ही किया जा रहा है। इनमें कई रिएक्टर पहले से ही एक्टिव है। वहीं इसी साल मई महीने में रोसाटोम ने भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि एफएनपीपी के निर्माण और संचालन की तकनीकी ऑफर की थी। रोसाटोम के सीईओ एलेक्सी लिखाचेव ने कहा कि उनकी कंपनी एक नई परियोजना के हिस्से के रूप में 6 शक्ति परमाणु इकाइयों के निर्माण के लिए भारत के साथ चर्चा कर रही है। इसके साथ ही भारत में कम शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है। इसके अलावा अप्रैल 2024 में भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के क्षेत्र में समाधान के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। वर्तमान में रूस के पास दुनिया का इकलौता पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस परमाणु संयंत्र को लोमोनोसोव जहाज पर फिट किया गया था। यह जहाज वर्तमान समय में रूस के पेवेक में बिजली की सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और रूस की दोस्ती हो रही है मजबूत, तो वीडियो जिला का कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। कठुआ की कायराना हरकत पर आग बबूला हुए राजनाथ सिंह, बताया क्या होगा सेना का अगला कदम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में घात लगाकर सुरक्षा बलों पर सोमवार यानी कि 8 जुलाई को बड़ा हमला कर दिया था। इससे पहले 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 5 जवान घायल हो गए। इस मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। इस आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ है। कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि मैं बदनोटा कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों के मारे जाने से बहुत दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राष्ट्र इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ है। आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूँ। तो करते अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी को रूस से मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही खास बात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मंगलवार को बधाई दी और कहा कि यह पुरस्कार 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रूस द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान दोनों देशों के एक दूसरे के प्रति गहन समानता को दर्शाता है। साथ ही रूस और भारत के बीच पोषित मित्रता को बनाए रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बधाई। आपके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अद्वितीय सफलता प्राप्त करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को पुरस्कार दिए जाने का वीडियो भी साझा किया। रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए आधिकारिक तौर पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द
अपोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया। क्रेमलिन के सेंट एंड्रयू हॉल में एक विशेष समारोह राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया। ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अद्वितीय सफलता प्राप्त करेगा। तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। खबर की तरफ, पूरी तरह विपक्ष मुक्त हो गया है देश का ये राज्य, सभी विधायक एनडीए गठबंधन में शामिल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देंगे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एसडीएफ के एकमात्र विधायक तेंजिंग नोरबो लामथा बुधवार को सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम में शामिल हो गए। इस तरह सिक्किम में अब विपक्ष का एक भी विधायक नहीं रह गया। हम आपको बता दें कि सिक्किम में हुए विधानसभा चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन एसकेएम केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि सिक्किम में विपक्ष का एकमात्र नेता एनडीए में गठबंधन में शामिल हो गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट कर कहा, मुझे आज अपने सरकारी आवास पर 23 सियारी विधानसभा सीट के विधायक तेंजिंग नोरबो लामथा से मिलकर बेहद खुशी हुई। वे आधिकारिक तौर पर हमारे एसकेएम परिवार में शामिल हो गए। तमांग ने माना कि लामथा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों से जुड़ी चिंताएं जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि एक व्यापक विकास योजना के हिस्से के रूप में अब इस निर्वाचन क्षेत्र को समस्याओं को हल। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि सिक्किम की तरह कई और राज्य जल्द हो जाएंगे विपक्ष मुक्त, तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा से टेंशन में क्यों पश्चिमी देश, 2 दिवसीय दौरे में छिपा क्या संदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना हो गए। वह 8 और 9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे और 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को रवाना होने से पहले खुद ट्वीट कर कहा कि वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए आशान्वित है। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हम अगले 3 दिन रूस और ऑस्ट्रिया में रहेंगे। ये यात्राएं दोनों देशों के साथ संबंधों को गहरा करने का शानदार अवसर है, जिनके साथ भारत की गहरी मित्रता है। मैं इन देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूँ। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक, पर्यटन और लोगों के बीच आदान प्रदान क्षेत्र सहित विशिष्ट और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पहले 10 वर्षों में बहुत आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के साथ सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और रूस की दोस्ती हो रही है बहुत मजबूत, तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, पेश होने जा रहा मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट, सरकार ने क्या डेट का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोदी सरकार के 3रे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगे। सीतारमण ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो चुका है। इसमें नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ और लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया था। हम आपको बता दें कि इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था। संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर बजट सत्र को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संसद की बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 23 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 2024-25 का बजट पेश करेंगे। किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बुलाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। वहीं केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि मोदी सरकार 3.0 के बजट सत्र में देशवासियों के लिए लाई जाएंगी कई खुशखबरियां, तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, देश के लिए मरने की नहीं जीने और काम करने की जरूरत है, अमित शाह का बड़ा बयान। कहा कि देश के लिए मरने की नहीं बल्कि जीने की जरूरत है। उन्होंने गुजरात के विकास में भूमिका निभाने के लिए करवा पाटीदार समुदाय की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में छात्राओं के लिए एक छात्रावास परिसर का उद्घाटन करने के बाद एक कार्यक्रम में बोले रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी
इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। अमित शाह ने शहर में एक अस्पताल का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज देश के लिए मरने की नहीं बल्कि देश के लिए जीने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे IAS, IPS, CA, डॉक्टर, अच्छे नागरिक एवं गृहिणी हो सकते हैं, लेकिन आपको देश के लिए काम करने की जरूरत है। वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि करवा पाटीदार समुदाय ने गुजरात के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। गुजरात और पाटीदार समुदाय का विकास समांतर है। अपनी कड़ी मेहनत में करवा पाटीदार समुदाय ने अपने विकास के साथ साथ राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अमित शाह ने कहा कि आज उत्तरी गुजरात के करवा पाटीदार समुदाय के कई संस्थानों में पढ़कर लोग देश की सेवा कर रहे हैं। ने कहा कि 2 दशक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केलावनी महोत्सव के कारण राज्य में शिक्षा क्षेत्र में बहुत विकास दिखाई। दोस्तों, अगर आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात से सहमत हो तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार एक सहायक वातावरण तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इससे सुरक्षा तंत्र को तो मजबूती मिलेगी, यह देश को आत्मनिर्भर भी बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से एक्स पर पोस्ट की इस जानकारी पर प्रतिक्रिया देते हुए बात कही, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2023-24 में उत्पादन का मूल्य 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के उत्पादन मूल्य की तुलना में 16.8% अधिक है। प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में कहा कि बहुत उत्साहजनक घटनाक्रम, उन सभी को बधाई जिन्होंने इस उपलब्धि में योगदान दिया है। हम सभी अपनी क्षमताओं की ओर बढ़ने तथा भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के मकसद से एक सहायक वातावरण तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन निर्माण में पावर बनने जा रहा है तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी मोड में बीजेपी विपक्ष को घेरने के लिए अमित शाह, जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ की मीटिंग। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अध्यक्षता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई। बैठक में भाजपा संगठन के होने वाले आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पार्टी में नए राष्ट्रीय अथवा कार्यकारी अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। इस लिहाज से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष, राष्ट्रीय संयुक्त संगठन महासचिव शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, राधा मोहन दास अग्रवाल, विनोद तावड़े, तरुण चुग, अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजन जय पांडा और संगठक वी सतीश सहित अन्य कई नेता भी मौजूद रहे। पार्टी के संविधान के मुताबिक पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी में देश भर में मंडल से लेकर राज्य स्तर तक अध्यक्ष का चुनाव करवाना जरूरी होता है। इसलिए पार्टी आने वाले दिनों में पहले देश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसके बाद देश भर में मंडल स्तर पर अध्यक्षों, जिला स्तर पर जिला अध्यक्षों और राज्य स्तर पर प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा और इसके बाद ही भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। आप ऐसा मानते हैं कि होने वाली विधानसभा में होगी बीजेपी की जीत तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। 50 साल पुराने पुलों की होगी जांच, सुरक्षित ना हो तो तुरंत बंद कराए रास्ता। बिहार में पुल गिरने के बाद सीएम योगी ने दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार में एक दिन के अंदर 5 पुल गिरने के बाद सीएम योगी ने यूपी में 50 साल पूरे कर चुके सभी पुलों के निरीक्षण कराने का आदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के सभी सेतुओं के सुपर स्ट्रक्चर, पियर की स्थिति, सेतुओं के वाटरवे में ब्लॉकेज, पियर के साइड में कवर होल, सेतु के एबेटमेंट ढाल एवं बोल्डर का परीक्षण कराया जाए। निरीक्षण के समय कोई सेतु असुरक्षित नजर आता है तो तत्काल उसे यातायात के लिए बंद कर दिया जाए। स्थानीय जिला प्रशासन को उसकी सूचना दे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और निर्माण कार्य की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विभिन्न जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि
विगत 7 वर्षों में प्रदेश के रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। वर्ष 2017 के सापेक्ष 2024 में स्टेट हाईवे 7,002 किलोमीटर से बढ़कर 10,214 किलोमीटर हो गया, जबकि ग्रामीण मार्गों की लंबाई 1,87,517 किलोमीटर से बढ़कर 1,93,581 किलोमीटर हो गई है। इसी प्रकार प्रमुख जिला मार्गों और अन्य मार्गों का संचालन में भी विस्तार हुआ है। आज प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 9 किलोमीटर मार्गों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हो रहा है और हर दिन गाँव में लगभग 11 किलोमीटर नई सड़क बन रही है। विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश में सड़क निर्माण की यह गति अभूतपूर्व है और बेहतर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। समानता के सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी चल रहा है विकास की राह पर, तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। डुक्कर तक बड़ी खबर की तरफ। नौजवानों का भविष्य खराब करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, नीट पर प्रधानमंत्री मोदी की कठोर चेतावनी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि राज्यसभा में नीट पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नौजवानों को धोखा देने वाले और उनका भविष्य खराब करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में नीट पेपर धांधली में शामिल लोगों को कठोर चेतावनी दिया है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ने नीट पर राजनीति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में युवाओं को आश्वासन दिया है कि नौजवानों को धोखा देने वाले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के हर एक छात्र को और नौजवानों से कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है। इसे लेकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीट मामले में लगातार गिरफ्तारियों की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को लेकर कहा कि हम चाहते थे कि इससे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना हो, लेकिन विपक्ष की इसकी आदत है। मैं भारत के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले, इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। डुक्कर तक बड़ी खबर की तरफ। हाथरस हादसा मामले में सीएम योगी एक्शन में खुद संभाला मोर्चा, घटनास्थल और अस्पतालों का लिया जायजा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी फुल एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हाथरस पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और फिर सीएम योगी सीधे हाथरस जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने हादसे में घायल लोगों का हालचाल लिया। डॉक्टरों को सभी घायल के समुचित इलाज के निर्देश दिए। यही नहीं, बरसते पानी के बीच सीएम घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां उन्हें अधिकारियों ने पूरा घटना का ब्यौरा दिया। गौरतलब की बात है, मंगलवार को हाथरस के सिकंदरा राव में भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। सीएम योगी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 मंत्रियों को टीम और मुख्य सचिव एवं डीजीपी को तत्काल हाथरस के लिए रवाना किया था। यही नहीं, सीएम ने घटना की जांच के लिए एडिशनल डीजी आगरा और मंडलायुक्त अलीगढ़ को नियुक्त किया और 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया। डुक्कर तक बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू पर दिए बयान पर हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के हिंदू पर दिए एक बयान ने हंगामा मचा दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के भाषण के बीच उन्हें टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े कृत्य को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता ने जो कहा है, अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, हिंदू हिंसा की बात करते हैं। इनको शायद मालूम नहीं कि करोड़ों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वे सभी लोग हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने, मुझे लगता है उन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वान को मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहिब की अभय मुद्रा पर
एसजीपीसी का मत वो ले ले। अभय की बात उनको करने का कोई हक नहीं। आपातकाल में पूरे देश को उन्होंने भयभीत किया था। लाखों लोगों को जेल में डाला गया। वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपातकाल था। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि हिंदुओं पर दिए गए बयान के लिए राहुल गांधी को पूरे देश की जनता से मांगनी चाहिए माफी, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताएं।